हेलो विद्यार्थीगण, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग आने वाले बीपीएससी 40 की तैयारी हेतु उसके बारे में मैं अपने आप को आपके सामने रखकर आपको परीक्षण करने का अवसर दे रहा हूं कि भाई आप हमारी पढ़ाने के तरीके से परिचित होइए और तब आप यहाँ से जुड़ करके अपना भविष्य को अपने मुट्ठी में कीजिए। राजधानी कोचिंग इसके लिए बहुत ही ऑथेंटिक संस्था है जो केवल कंटेंट पर काम करता है ताकि विद्यार्थी को न्यूनतम समय में अधिकतम नॉलेज प्राप्त हो सके। और उसके लिए बीपीएससी के द्वारा जो 30 शिक्षक का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसका एक्सप्लानेशन उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आप एक्सप्लानेशन को देखें, समझें, पढ़ाने के तौर तरीका से परिचित हों और तब आप यहाँ जुड़ करके लाभ कमाएं। तो बीते हुए क्लास में हमने जो पढ़ाया था उससे आगे को देखना ये है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारतीय राष्ट्र के आधारभूत मूल्यों एवं उद्देश्यों को चुनौती देने वाली निम्न में से किन मुद्दों का सामना किया था। लाल बहादुर शास्त्री कब से कब प्रधानमंत्री रहे, मार्कर। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 से लेकर अपनी मृत्यु तक जनवरी 1966 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनके काल में ही 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ा। और भारत के सामने यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समय खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हुई थी और भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान का जो हथियार था वो अमेरिकी हथियार था, तो अमेरिका की बदनामी हुई। तो अमेरिका ने भारत को दंडित करने के उद्देश्य से, अभी हम गेहूं का आयात करते थे अमेरिका से, तो उसने आयात को प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर लाल बहादुर शास्त्री नारा दिया था, जय जवान जय किसान, कि हमारे पास खाद्यान्न का अभाव है, एक दिन हम लोग भूखे रहेंगे। और उस वक्त कई लाखों करोड़ों लोग उनके आह्वान पर खाद्यान्न को सुरक्षा देने के लिए एक दिन का सप्ताह में उपवास करते थे, या महीना में था उपवास करते थे। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध का सामना करना पड़ा, खाद्यान्न संकट का भी सामना करना पड़ा था उनको। अर्थात यहाँ पर क्या है, तो सामाजिक आर्थिक रूपांतरण, अन्न की कमी हुई थी। तो ए भी सही है, बी भी सही, अर्थात उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात डी हो जाएगा। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां ने निजी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दिया। करंट अफेयर्स का घटनाक्रम है वह है तुर्की, स्वीडन और इटली। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां का जो निजी कंपनियां भी हैं, निजी एजेंसियां भी है, वो भी जांच पड़ताल करें। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गतिविधियाँ ऐसा नहीं है जो राष्ट्र विरोधी या अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था के विपरीत हो। अगला जो आपके सामने प्रश्न है वो कहता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, बहावी आंदोलन कब हुआ। बहावी आंदोलन हुआ 1820 से 1800 लगभग 58 ईस्वी तक बहावी आंदोलन चला था। अब्दुल बहाव, बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे मध्य एशिया के ईरान के अब्दुल बहाव। अब्दुल बहाव और भारत में विशेषकर इसका जो केंद्र था बहावी आंदोलन का, ये इस्लाम शुद्धिकरण आंदोलन था। इस्लाम धर्म में बहुत सारे जो है वह उसमें कुछ नए नए तत्व जुड़ गए हैं, या हिंदू या अन्य धर्म के तत्व इस्लाम धर्म में समाहित हो गए हैं। इस्लाम के शुद्धिकरण, इस्लाम को पूरे पैगंबर साहब का जो विचार था उस स्तर तक इस्लाम को लाना है, इसके लिए बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1820 से। इसका मुख्य केंद्र था पटना, और पटना का मुख्य जो केंद्र था वह था फुलवारी शरीफ। पटना का फुलवारी शरीफ जो है इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था, तो फुलवारी शरीफ। और भारत में जो इसके नेता थे वो थे सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद
बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी इसके भारत में नेता थे। यहाँ क्वेश्चन है इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो पटना। एकदम देखिए उत्तर यहाँ भी सही। तो एक भी प्रश्न मुझे नहीं लग रहा है यूपीएससी ने कहीं गलत दिखलाया हो। अगला कहता है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। धातु कर्म का लौह स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा, लोहे का खंभा। 27 फीट वो खंभा की जो ऊंचाई है वो 27 फीट ऊंचा है। इसमें 24 फीट धरातल के ऊपर है और 3 फीट धरातल के नीचे है। वो खंभा को क्या बोलते हैं, लौह स्तंभ के नाम से उसे जानते ही हैं। वो कहाँ है, तो दिल्ली के मेहरौली में है। कहाँ है, दिल्ली के मेहरौली में है, जिसका निर्माण उस पर राजा चंद्र लिखा हुआ है। तो राजा चंद्र की पहचान जो किया गया है वो पहचान किया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में उसकी पहचान की गई। लौह स्तंभ इतना बेजोर है, ऐसा माना जाता है कि शक विजय के उपलक्ष्य में 388 ईस्वी में उसका निर्माण करवाया गया था। वह दुनिया का एकमात्र ऐसा लोहा है जिस पर लगभग 1600 वर्ष गुजर चुके, लेकिन आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। खुले आसमान में धूप, वर्षा, हवा पूरी तरह, कोई ढका हुआ नहीं है, कोई बंद कमरे में नहीं है, ओपन आसमान में। कहाँ है, जहाँ पर दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के प्रांगण में ही या कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो आज बना हुआ है, वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधीन है, वहीं पर बना हुआ है दिल्ली के मेहरौली में। कुतुब मीनार के ही बगल में वो 27 फीट ऊंचा लोहे का खंभा, जिस पर जंग नहीं लगा है, जिस पर नीचे में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, यह राजा चंद्र जो अपने न्याय प्रियता के लिए जाना जाता था, जिसका घोड़ा जो है 3 सागर अर्थात हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, अरब सागर तक का 3 सागर का पानी पीता है और हिमालय तक विचरण करता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का वो साम्राज्य का उल्लेख, उसकी न्यायप्रियता का उल्लेख है, वो है दिल्ली में। देखिए यहाँ भी उत्तर जो है सो पूर्णतः सही दिया गया है। अगला है भारतवर्ष का संपूर्ण आर्थिक उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं, LPG, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अर्थात उसे बोलते हैं, चलिए सबसे पहले शुरू करें उदारीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति, जो शुरू हुआ 1991 में। तब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। तो उदारीकरण की शुरुआत करते हैं मनमोहन सिंह, जहां विश्व की कंपनियां को भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होती है। इसे भारत की पहली औद्योगिक नीति जो आई थी वह था 1948 में, द्वितीय 1956 में, तृतीय 1980 में। 1980 से थोड़ी सी उदारवादी दृष्टि की ओर आए और ये है 1900। अब यहाँ पर जो विकल्प है देखिए क्या है, 1991, 2001, 1981। तो 2001 और 1981 में कोई इकोनॉमिकल पॉलिसी आया ही नहीं। 1991 की नई आर्थिक नीति, यहाँ भी देखिए उत्तर सही है। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ। कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ। किसने किया, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले थे। इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके प्रयास से ही सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829 में पास हुआ।
ये क्या कहता है, ब्रह्म समाज का प्रभाव सीमित था, लेकिन ब्रह्म समाज जो है पूरे भारत को प्रभावित नहीं कर सका। ये केवल बंगाल के जो बुद्धिजीवी थे, जो प्रबुद्ध वर्ग थे, इसका विचार केवल उन लोगों तक, क्योंकि तब साक्षरता का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, लोगों के पास जानकारी का अभाव था, तो केवल प्रबुद्ध वर्ग तक ही पहुंचा। ये पूर्णतः यहाँ भी सही है, पश्चिमी शहरी शिक्षित वर्ग तक ही ब्रह्म समाज के शबचंद सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर इससे जुड़े हुए लोग थे, एकदम सही है। अगला जो प्रश्न आपका है 133, 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का कारण क्या था? कुकी जो वहाँ का जनजाति था, उसके अलावा जो है मैती जो वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं, उसे भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए सरकारी नौकरी का आरक्षण का लाभ मिला। तो कुकी को लगा कि अब इसको भी आरक्षण का लाभ मिला तो मेरा जो कोटा था उसमें कमी हो जाए, क्योंकि मेरा कोटा तो भी ये सब ले लेगा। तो मूलतः वो आरक्षण की लड़ाई थी, सरकार के द्वारा दी जाने वाली नौकरी की लड़ाई थी। कुकी ऐसे कुकी जो है काफ़ी वहाँ, कुकी जो है अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है, कुकी अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया मूलतः ईसाई वर्ग है, मैती हिंदू वर्ग है, तो उसे धार्मिक रूप से देखते यूरोप के लोग जोड़ने का प्रयास किए, ईसाई के साथ अत्याचार हो रहा है। कुकी जो है वह अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था अफीम और अन्य प्रकार की मादक पदार्थ की खेती करने और उसका व्यापार करने के लिए। अफीम युद्ध को हुआ था चीन से, तो वो सभी तस्कर का काम परंपरागत रूप से कर रहे हैं। तो धनी संपत्ति रूप में काफ़ी संपन्न थे और तस्कर थे, तो हथियार वगैरह भी उन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में था। यहाँ पर भी देखिए जो विकल्प है, कुकी को आरक्षित नौकरी में और मैते, अर्थात यहाँ पर 1 और C दोनों सही है, अर्थात उपयुक्त में से 1 से अधिक। यहाँ भी बीपीएससी का उत्तर सही है। अगला है हमारे राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रवाद के आधार पर निर्मित करने का राजनीतिक प्रवृत्ति राष्ट्रवाद। अब देखिए कांग्रेस का क्या है, वो तो मध्यम वर्ग कहलाता है, और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद बराबर राष्ट्रवाद की बातें करती है। समाजवादी पार्टी जो है समाजवाद का बात करता है। हमारा भारत में मूलतः 4 तत्व हैं। एक है कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवाद की विचारधारा, कार्ल मार्क्स विचारधारा। दूसरा है समाजवादी से जुड़ा हुआ, अर्थात बिहार में राजद, जदयू, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये सब राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण के विचारों पर अमीरी गरीबी को कम करने का। और तीसरा है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, अर्थात पूरे राष्ट्र को एक मानते हुए, जहाँ जाति धर्म को तोड़ते हुए केवल धार्मिक आधार हिंदू और भारतीयों के प्रति वो राष्ट्रवाद बीजेपी का है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रवाद तो सभी लोग को पता है, हर राष्ट्रवाद बराबर बीजेपी का रहता है, देखिए सही है। अगला जो है 24 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी के क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? आपको ज्ञात है कि द्वारका शहर जो है वह बंगाल की खाड़ी में सागर के अंदर है, तो वहाँ जो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई है 2.32 किलोमीटर। 2.32 किलोमीटर उसकी लंबाई है, जो भारत का सबसे बड़ा केबल पुल है। भारत का जो सबसे बड़ा केबल पुल है ये, तो सागर के तट से सागर के बीच पहुंचाने के लिए वहाँ केबल है, फिर वहाँ पर अलग व्यवस्था है कि अंदर भी आप जा सकते हैं। उस प्रकार एक बख्तरबंद बोट है जिसमें ऑक्सीजन की पूरा प्रबंध होता है, अंदर भी वहाँ क्या है उसको दिखलाने का प्रबंध है। तो सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। ये भी देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहीं भी बहुत जो है गहराई से नहीं है, सामान्य रूप से आप अध्ययन करते हैं तो एक सामान्य प्रश्न है। आखिरकार आप बीपीएससी की एग्जाम लेते हैं, पढ़ाना है तो कम से कम सामान्य जानकारी तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगला कहता है भारत देश का अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किससे मिलती है? बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश से। उसके बाद भारत की जो सीमा है वो है आपका चीन के साथ। चीन के साथ जो सीमा हमारा है वो है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर।
तो सबसे लंबी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश की है। यहाँ ये विकल्प, यही क्वेश्चन आपका है। तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा रेखा है, जो हमारा भारत की सीमा मिलती है पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, उसके बाद अफगानिस्तान से, चीन से, नेपाल से, म्यांमार अर्थात बर्मा से। में सबसे लंबी सीमा जो है वो है बांग्लादेश से, और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान से। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का उत्तर सही है। अगला है बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। अब देखो है दामोदर, तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में अमेरिका के यूएसए का टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रभावित होकर इसका निर्माण किया गया था 1948 में। तो स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन। अब इसमें देखिए कोसी बांध 1954 से इसकी शुरुआत ही होती है और 1965 में बनकर तैयार हुआ। और सोन नदी पर जो बाण सागर परियोजना है वो मध्य प्रदेश में है। सोन नदी पर जो परियोजना है बिहार में तो केवल डेहरी एंड सोन में, उसे सोन नदी से नहर निकाला गया है। डेहरी एंड सोन से सोन की जो परियोजना है वह आपका है मध्य प्रदेश में। तो उत्तर आपका दामोदर वैली कॉरपोरेशन एकदम सही है। अगला जो है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में न्यायपालिका को संसद के अधीन कर दिया गया? इंदिरा गांधी का वो शासनकाल था, इमरजेंसी के काल में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। इसमें दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अर्थात संसद जो कानून बनाएगा न्यायालय उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति इत्यादि के निर्वाचन इत्यादि के संबंध में किसी प्रकार का कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा, कोई नियुक्ति सही है या गलत है, अर्थात जो संसद बनाएगा वही सही है। न्यायालय के अधिकार को कम कर दिया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन। तो जो कम किए, आज देखो वही कहते हैं हमारा संविधान संकट में है, जो जिसने कभी भी संविधान का सम्मान किया ही नहीं। ऐसे भी अभी गाँव में देखते हो जो लड़ाई होती है, जो सब दिन गलत काम करते हैं वही जो है न्याय की दुहाई देते हैं। तो ये हमारे देश की परंपरा रही है। 43वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को संसद के अधीन करने वाला था, उस अधिकार को फिर से वापस कर दिया गया, अर्थात न्यायालय की स्वायत्तता को बहाल किया गया। तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 40वां संविधान संशोधन के द्वारा महासागर का जो 12 नॉटिकल मील क्षेत्र है उसका दोहन, उसका जो है वहाँ से खनिज संपदा, अन्य प्रकार की संपदा को निकालने का अधिकार संसद को अर्थात केंद्र सरकार को दिया गया। उसका जो प्राकृतिक रिसोर्स है उसका दोहन करने का उत्तरदायित्व केवल और केवल केंद्र सरकार का होगा, अर्थात वो संघ सूची का विषय होगा। यहाँ भी देखिए बीपीएससी का सही उत्तर है। अगला है, किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र घोषित करता है? ताइवान से फार्मोसा द्वीप हुआ करता था, तो फार्मोसा द्वीप ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान एक अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। और ताइवान और चीन के चलते देखिए लगातार संघर्ष की नौबत बनी हुई है कि हो सकता है कि यहाँ भी एक नया युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ताइवान को बढ़ावा दे रहा है तो उसे मोहरा बना रहा है और कहीं न कहीं वो भविष्य में एक युद्ध की संभावना पैदा कर सकता है। यहाँ भी पीएससी का उत्तर ताइवान सही है। अगला है, छितरे हुए वृक्ष वाली घास का मैदान। तो विश्व में जो घास का मैदान देखो क्या, यहाँ सवाना घास का मैदान अफ्रीका में। कृषि वन और वर्षा वन तो पूरा बड़े बड़े वर्षा वन क्या हो गया, अमेजन घाटी क्षेत्र का, जहाँ 60 मीटर ऊंचे तक लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, जो इतना घने होते हैं, सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरातल तक नहीं पहुँच पाती है। छितरे हुए पेड़, फैले हुए पेड़ जो हैं वो होते सवाना का घास का मैदान अफ्रीका में, बेल्ट घास का मैदान अफ्रीका के क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, स्टेपिस घास का मैदान मध्य एशिया या यूरेशिया के क्षेत्र में, डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। तो अलग अलग घास के मैदान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है।
तो ये आंसर भी सबाना सही है। चलिए अब देखिए लास्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। इसकी पहली बैठक में कितने लोग आए? 72 लोग आए। कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में शामिल थे दादा भाई नेहरूजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी संस्थापक में थे, लेकिन उस दिन बैठक में नहीं थे। लेकिन ये लोग जो है सो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से शामिल रहे हैं, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय क्या कहता है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराना है। ये प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ है। तो न्याय गारंटी किसका है? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। यहाँ कहता है अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन अर्थात राजनीतिक अधिकार हो गया, सबको समानता के साथ एक मत देने का अधिकार, कुछ मूल अधिकार तो सामाजिक और निर्णय निर्माण की भागीदारी में तो सामाजिक और आर्थिक, तो तीनों प्रकार की न्याय का शब्द का उल्लेख है। अर्थात यहाँ जब तीनों का तीनों सही है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी राज्य में जनजाति की जनसंख्या, भारत की जनजाति मतलब आदिवासी एसटी। अब देखो नागालैंड में की आबादी का 90% जनजाति है, मिजोरम का 94.5% जनजाति है, मेघालय का 85.9%। ये देखिए मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया जिसका लगभग 80 से 90% जो है वर्तमान में ईसाई धर्मावलंबी है। तो मिजोरम उत्तर यहाँ भी सही है। और अगला जो अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कहता है मुंबई और नई मुंबई, नवी मुंबई से बोलते हैं कि जोड़ने वाला अटल सेतु जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, वह भारत की सबसे लंबी सागर सेतु है। यह भी देखिए करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से हर एक प्रश्न जो है वो आपका पूरी तरह से बीपीएससी ने सटीकता के साथ उसका उत्तर दिया है। और हर एक प्रश्न को जो आर्ट से जुड़ा हुआ था, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर से, उस हर प्रश्न को पूरी विश्लेषणात्मक सरल तरीके से आपके सामने रखा गया। उद्देश्य ये है कि आप परख कर, जांच परख कर, क्या ना आतंक विज्ञापन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले हम लोग को देखें कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाने का अंदाजे बया है, और यदि लगता है कि बेहतर है तो आइए बीपीएससी की 40 शिक्षक का जो आने वाला वैकेंसी और उसका एग्ज़ाम है उसकी तैयारी के लिए राजधानी कोचिंग के माध्यम से जुड़कर अपनी सफलता का मार्ग को प्रशस्त करें। जय हिंद, जय भारत।